अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बतारीख़ 9 सितंबर 2024 बरोज़ पीर, मैं इनाम रहमान यज़दानी आप लोगों की खिदमत में वर्ल्ड करंट अफेयर यानी आलमी हालात हाज़रा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है बगौर समात फरमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, रशिया यूक्रेन का मामला, अमेरिका के इलेक्शन का मामला, वियतनाम में टाइफून का मामला और पाकिस्तान में जलसा जुलूस का मामला। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर के शुरू करते हैं। इसराइल फ़लस्तीन का मामला अगर जानना चाहते हैं तो आप समझ जाइए कि 339 रोज़ हो गए और ये 12वां महीना शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर को आप देखेंगे कि पूरा मुकम्मल 1 साल हो जाएगा और इसराइल अभी भी जो है दरिंदगी कर रहा है। जुल्म, बर्बरियत, सफाकी, ये सारी हदों को पार कर दिया है। और आज समझ जाइए 41,000 शहादतें हो चुकी और 95,000 जो है ऑन रिकॉर्ड जो है कैजुअल्टी है। अब पूरा गजा जो है तबाह बर्बाद है। 3 हिस्सों में, नॉर्दर्न और समझ जाइए कि सेंट्रल गाजा और साउदर्न गाजा, सब तबाह बर्बाद। ये हालत है कि नॉर्दर्न गाजा में वैक्सीनेशन का काम होना है तो जो मेडिकल के अमला है उनको डर लग रहा है वहाँ जाने में। इस हालत में गजा के जो है लोग रह रहे हैं, लेकिन अपने फ़ाइटों के साथ, इस्तेकामत के साथ सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या ये सब लोग, माजूर, मजबूर, मजदूर, हर एक आदमी, जर्नलिस्ट या फिर जो है डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग। यही वजह है कि 12 महीने होने को आ रहे हैं, इसराइल अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो पाया, जबकि उम्मत मुस्लिमा ने खुली छूट दे दिया और पूरी दुनिया का वेस्ट ने जो है उसको पूरा कंप्लीट सपोर्ट दिया। लेकिन एक चिराग है जो बुझने का नाम नहीं ले रहा। गजा के लोग उम्मीद के चिराग जलाए हुए। जहाँ तक हॉस्टेज की बात है, डील की बात है, तो इसराइल में बहुत बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। 7 लाख 8 लाख तक मामला चला गया है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है और इल्ज़ाम लगाता है कि हमास नहीं मान रहा। लेकिन हमास ने कहा है कि मेरे तरफ से कोई नए शराइत के जो है एडिशन नहीं है। जो जो बाइडन ने कहा था उस पर हम लोग राज़ी हैं और उस पर हम लोग कायम दायम हैं। बेंजामिन नेतन्याहू नए शराइत को ऐड किया है तो उसी को वापस लेना है। तभी देखिए कि वो मामला जो है ये हुआ नहीं है। इसके बाद जो है वहाँ का जो मुतशद्दिद किस्म का जो वजीर रहता है वो और प्रोवोक करने के लिए वेस्ट बैंक में मस्जिद अक्सा में घुस जाता है। तो आज बेंजामिन नेतन्याहू को बोलना पड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर मैं हूं और मेरी इजाज़त के बगैर कोई मिनिस्टर मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में नहीं जाएगा, क्योंकि वेस्ट बैंक भी अब सुलगने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप जानते हैं कि जब से उसने जो है जनीन में, तुलकरम में, नूर शम्स में ऑपरेशन किया है तो उसका सख्त जो है कन्फ्रंटेशन का मुकाबला करना पड़ा है। तो बार बार जो है शेनबेड वगैरह की रिपोर्टिंग आ रही है कि कहीं वेस्ट बैंक के लोग फ़लस्तीन अथॉरिटी को जो है डंप करके सर पे कफन बांध करके मैदान में ना आ जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसी के साथ साथ इसराइल के अंदर जो 20 लाख मुसलमान हैं वो अगर कर सर पे कफन बांध लिए तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जॉर्डन में भी जो फ़लस्तीनी है वो भी आप जो है उनका कुव्वत बर्दाश्त जो है जवाब दे रहा। कल आप जानते हैं कि जॉर्डनियन एक लड़के ने वो जो क्रॉसिंग है, जैसे रफ़ा क्रॉसिंग इजिप्ट और गजा के लिए है, इसी तरह जॉर्डन और वेस्ट बैंक के लिए क्रॉसिंग है। हुसैन अब्दुल्ला क्रॉसिंग नाम दिया जाता है उसको, या एलएनबी क्रॉसिंग दिया जाता है। उस पर जो है 3 इसराइलियों को मार करके वो खुद जो है शहीद हो गया। तो उसके बारे में जो है मामला बहुत ज़्यादा गर्म। और आज क्या किया है इसराइल ने कि सीरिया पे हमला कर दिया। सीरिया के शहर हमा पर, यानी समझ जाइए कि कोई बॉर्डर पे भी नहीं। ये आप देखिए हमा जो है, हम्स के ऊपर ये हमा है, ये देखिए। तो दिमश्क कहाँ है, यहाँ पे है। और इसका बॉर्डर जो है ये समझ जाइए ये लेबनान का बॉर्डर। और इससे ऊपर हम्स, ऊपर जो है हमा, यहाँ पर हमला कर दिया है और 14 लोगों की शहादतें हो गई। आप अंदाजा कीजिए। और कई लोग जो है जख्मी हो गए। तो ये जो है उसको दरिंदगी जो है वो ग्रेटर इसराइल के जो है लेकर के है कि पूरा जो है फरात से नील तक वो जो है कहता है कि ये मजहबी लिहाज से हमारा बनता है, लिहाजा हम इसको कब्जा करके रहेंगे। तो ये फरात से ये नील तक ये समझिए पूरा, ये समझिए कि मशरकी तुर्की से ऐसे कहता पूरा ये मेरा है।
तो इसी के पेश नज़र जो है तैयब अर्दगान ने सारे इस्लामी ममालिक को कहा कि ये सिर्फ गज़ा की बारी नहीं है और वेस्ट बैंक की बारी नहीं है, ये सारे इस्लामी ममालिक को ख़तरा है इसराइल के वजूद से। तो लिहाजा सारे इस्लामी ममालिक जो है इसराइल से डिफेंस के लिए अलायंस बनाए। लेकिन आपको रिजल्ट पता चलेगा तो आपको ये अफसोस होगा कि एक भी मुल्क ने उसका साथ नहीं दिया। और उसका भी सिर्फ बोली वचन है कि आ जाओ, अगर वाकई में जिनवन है तो उसको जो है बयान से पहले जो है अंदरूनी काम करना चाहिए था। बार बार दौरा करके ईरान से बात करनी चाहिए थी, लेबनान से बात करनी चाहिए, मिस्र से बात करनी चाहिए, सऊदी से। तो बयान दे दिया, किसी ने नहीं दिया। तो इसराइल वाले मजाक भी उड़ा रहे थे, देखो तैयब अर्दगान ने कहा कि आओ इस्लामी ब्लॉक बनाते हैं, इस्लामी अलायंस बनाते हैं, अटैक वन अटैक ऑल नेटो की तरफ पर। लेकिन कोई नहीं जो है उस पर विश्वास किया, क्योंकि जो है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जो है, लेकिन नंबर तो सबका आना है, जॉर्डन का नंबर आना है, मिस्र का आना है, सीरिया का आना है, लेबनान का आना है, सऊदी अरब का आना है। तो हर आदमी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये लोग हैं बादशाह, लेकिन एक्चुअल में जो है ये सब वेस्ट के ग़ुलाम हैं। तो ये सूरत हाल है। तो अभी देखिए कि दूर दूर तक जो है ये नॉर्मल हालात में सीज़ फायर होता नज़र नहीं आ रहा है। अब ये है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए तो वो एक अलग बात है। और सीरिया पे जो अटैक किया है तो उसका कहा कि ईरानियन वो लोग थे वहाँ पे, हमने उसको अटैक किया है। अब वाकई में ईरान का कोई फाइटर वगैरह मरा है, फौजी मरा है, तो अब ईरान उसका बदला लेगा या नहीं लेगा, वो देखने की बात होगी। जहाँ तक रशिया यूक्रेन की जंग की बात है, तो यूक्रेन जो है वो कुर्स्क रीजन में घुस करके फंस गया है और अपना मुल्क जो है बचा ही नहीं पा रहा है। तो ये समझिए कि डॉनबास रीजन जो है उसको फतह करना है। यानी रशिया के व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है इसमें यूक्रेन में, तो उसने कहा डॉनबास पूरा रीजन मुझे फतह करना है। जैसे क्रीमिया पहले कर चुका हूं, तो अब ये डॉनबास। तो डॉनबास में सिर्फ समझ जाइए कि आप जो है उसका आखिरी शहर जो है निप्रो रिवर तक जाते जाते वो 15 किलोमीटर बच गया है। और इतना तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा कि समझ जाइए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो भी फतह हो जाएगा। उसके बाद रशिया कहेगा कि ठीक है, अब जो है हमारा ऑपरेशन रुक गया है और आप बात करने तक करो। तो पीस प्लान पे भी बात हो रही है। रशिया ने हिंट दे भी दिया है कि 3 सालसी मुल्क हो सकते हैं, चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है। तो पीस ताल्लुक से जो है जर्मनी का ओलाफ शोज ने भी कहा है कि हाँ रशिया को ज़रूर बुलाना चाहिए। तो ये देखिए ये ज़ेलेंस्की का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या नहीं होता है। और कल जो है बहुत ताबड़तोड़ हमला किया रशिया ने। तो 2-3 ड्रोन जो है वो समझिए कि एक तो लेटविया की एयर स्पेस में चला गया, ये देखिए लेटविया, और एक रोमानिया के एयर स्पेस में चला गया। तो अब ये है कि ज़ेलेंस्की की ख्वाहिश ये है कि बस एक दो गलती से चला जाए और फिर आर्टिकल 5 जो नेटो का लागू हो जाए और फिर नेटो जो है रशिया से जंग शुरू कर दे और हम आराम करें थोड़ा सा। लेकिन नेटो वाले समझते हैं कि नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा है कि इंटेंशनल अटैक नहीं था, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी डेडलाइन करके जो है छोड़ देता है। तो इसी तरह रशिया भी डेडलाइन करके जो है कि अगर आप ये हथियार दोगे तो डेडलाइन है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। इधर नेटो भी कहता है कि इधर अगर एक भी जो है गोला बारूद गिर गया तो हम जो ये कर देंगे। लेकिन दोनों डरते हैं कि अगर हम दोनों भिड़ गए तो फिर दोनों के वजूद को ख़तरा हो जाएगा। तो ये मामला है। जहाँ तक जो है अमेरिका के इलेक्शन का मामला है, तो कल जो है बड़ा दिन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन का कैंडिडेट है और कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक के जो है कैंडिडेट, उन दोनों में फेस टू फेस डिबेट होना है। ABC पे, न्यूज़ चैनल पे 90 मिनट का डिबेट होगा। और ये समझ जाए कि ये डिबेट की कितनी अहमियत है कि जून में जो डिबेट हुआ था जो बाइडन से, तो वो डिबेट ही में हार गया था डोनाल्ड ट्रंप से, जिसकी वजह से उसको जो है मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, यानी कैंडिडेंसी वापस लेना पड़ा था। अब कमला हैरिस में इसमें कौन जीतेगा, तो ज़्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़्यादा वोकल है, ज़्यादा अच्छा डिबेट करता है, उसको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 2016 में जो है उसने हिलरी क्लिंटन से डिबेट किया था, फिर जो है पिछले मरतबा जो है 20 में जो है डोनाल्ड ट्रंप से जो इससे जो बाइडन से डिबेट किया, इस बार भी डिबेट किया। अब कमला हैरिस, तो कमला हैरिस जो है उससे जीत पाती है या नहीं जीत पाती है, या फिर वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती है और वो ऑल फॉल बक देता है, तो फिर जो है
उसके वोटर भी जो है सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए कि क्या होता है, क्योंकि वो जो है कमला हैरिस के चेहरे को देख के ही छिड़ जाता है। तो वो जो है, और दोनों में मामला यह है कि दोनों जब खड़े होंगे तो ये समझ जाइए कि प्रोसिक्यूटर रही है कमला हैरिस गवर्नमेंट की तरफ से, और ये विक्टिम रहा है। इस पर जो है समझ जाइए कि बहुत सारे गलत चार्जेस भी हैं। तो इस राह से मुजरिम और जो है वकील के हिसाब से भी खड़े हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पे जो है कमला हैरिस जो है नचा सकती है उसको कि आज फिर दौर आ गया कि मैं जो है इस पर जुर्म साबित करती हूँ। तो देखिए क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक धमकी दिया है कि 2020 में जिन लोगों ने हमारे इलेक्शन को रिक किया था, तो अगर मैं आ गया इलेक्शन में जीत करके तो सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और ऐसी कार्रवाई करूंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो अब 2020 की बात क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है कोई ऐसा ना करे, उसकी धमकी दे रहा है। तो ये देखिए, बकिया उसने जो है ज्यूज वगैरह को भी धमकी दिया है कि अगर मैं नहीं जीता और कमला हैरिस जीत गई तो फिर पूरे यहूदियों के वजूद को ही खतरा हो जाएगा, इसराइल को ही खतरा हो जाएगा, एनिहिलेशन हो सकता है। और अगर मैं जीत गया तो मुझे लगता है कि इसराइल बहुत छोटा है, उसको बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर इसराइल बना के दूंगा मैं। इसराइल क्या, ग्रेटर इसराइल। तो इस तरह की लालच है। देखिए कि क्या होता है। इस तो कल बड़ा दिन है और कल 9 बजे रात में जो है ये मामला होना है। बाकी अब ताइवान में जो है वो समझिए कि टाइफून आ गया है, यागी टाइफून। तो 59 लोगों की हिलाकत की खबर आ रही है। इंडिया में लखनऊ में जो है एक ब्रिज कोलैप्स कर गया है, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, जिसकी वजह से 8 लोगों की हिलाकत हो गई है और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कल बड़ा दिन था और मैं जो है समझिए कल कोई वीडियो नहीं बनाया और शुरू से आखिर तक जो है मैं वहाँ का जलसा देख रहा था, क्योंकि समझिए कि 1.5 साल के बाद जो है वहाँ के जो है पीटीआई को जो है जलसे की इजाज़त मिली थी। और ये जलसा जो है बहुत ही डिसाइसिव था कि इमरान खान बाहर आएगा या नहीं आएगा, वहाँ इनकलाब आएगा या मार्शल लॉ ही लगा रहेगा एंटी क्लियर। तो इसकी वजह से मैं बहुत क्लोज वॉच कर रहा था लोगों के जो है टोन पे, एक्शन पे, तकरीर पे, आमदोरफ्त पे, गवर्नमेंट के जो है रद्द अमल पे, ये सारी चीज़ों पे। तो मैं अपना असेसमेंट दे रहा हूँ कि जो है समझ जाइए कि जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब था। और अली अमीन गंडापुर जो है पश्तून सिपाही, समझ जाइए कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने समझ जाइए कि एक अल्टीमेटम दे दिया। अब बहुत बड़ी तादाद आ गई थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद, इतने खौफ हरास के बाद, इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसे लीडर के लिए जो साल भर से जेल में बंद है, और उसके नाम पर जो इतने आशिक उसके दीवाने निकल जाएं, आप इमेजिन नहीं कर सकते आज के दौर। आप समझ जाइए कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के कुछ सीट कम हो गए इस बार, तो देखिए उसकी पॉपुलैरिटी कितनी घट गई है। और एक आदमी है जो जेल में बैठा हुआ साल भर से और हर तरह के जो है 100-150 जो है मुकदमात के जो सज़ा काट रहा है, इल्ज़ाम है, और उसके जो है चाहने वाले बढ़ ही रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की आर्मी की हालत ख़राब हो गई है। और जब से जो है यहाँ पे आया है, बांग्लादेश में इनकलाब आया है, तो तब से तो और भी ज़्यादा जो है वो बार बार नज़रसानी करने पर जो है गौर फिक्र कर रहे हैं। और आर्मी भी परेशान है कि जिसको हम हुकूमत में उठा कर लेकर के आए, जैसे भी लेकर के आए, लेकिन वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। शहबाज शरीफ तो नज़र ही नहीं आता है कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर है कौन पर। जैसे बिलावल भुट्टो कहाँ है, कभी दिखता ही नहीं है। तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है और खान के जो चाहने वाले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये समझिए कि वाटर टेस्टिंग के लिए एक जलसे की इजाज़त दी गई थी और वो जलसा शानदार जानदार कामयाब हुआ कि समझ जाइए कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गवर्नमेंट ने, कंटेनर लगा दिए, लेकिन पब्लिक ने कंटेनर को उठा के फेंक दिया। इस लेवल का जलसा था, यानी इस्लामाबाद से कई किलोमीटर दूर जो है सुनसान जगह पे जो है इजाज़त दिया, वहां भी पब्लिक चली गई, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के गए। तो इस लिहाज से ये दीवानगी का आलम है। तो जब तक दीवाने जिंदा हैं फूले फैलेंगे जंजीरें। तो इस लिहाज से अल्टीमेटम है कि कानूनी लिहाज से जो है अली अमीन गंडापुरी मैन जो स्पीकर थे, उन्होंने कहा कानूनी लिहाज से 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, सारे मुकदमा ख़त्म है, अगर रिहा कर दिए तो ठीक, नहीं तो हम खुद से रिहा करें। और अगर तुम जो है अगर जो है आइन को नहीं मानते हो तो फिर हम भी आइन को नहीं मानेंगे, और तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। अब ये देख लीजिए। तो पहले ही से परेशान है टीटीपी वगैरह को, बलूचिस्तान लिबरेशन वगैरह को लेकर के इंडिया का ख़तरा पहले से भी है।
और फिर अगर ये समझे कि मिडिल क्लास के लोग मैदान में आ गए और सिविल वॉर के ज़रा से भी मामला हुआ, तो फिर समझ जाइए कि इंडिया को जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है मदाखलत करने में कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी फौज जो है अपने अवाम के जो है सपोर्ट के बगैर जो है एक दिन जंग नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से जो है वो बहुत नाजुक मोड़ है। देखिए क्या होता है। आप ये समझिए कि आर्मी का जो है एक ही टारगेट है पाकिस्तान में। अगर मैं पूरा कल मैं पूरी हिस्ट्री का जो मताला किया पाकिस्तान का, खास आज़ादी के बाद का, एक टारगेट है कि पाकिस्तान में कोई भी मजबूत लीडर नहीं पैदा होने देना है, कोई भी मजबूत लीडर को आगे नहीं आने देना। और यही वजह है कि आप समझ जाइए कि 78-79 साल हुआ है आज़ादी को और 24 प्राइम मिनिस्टर हो चुके, 24 प्राइम मिनिस्टर। अब कोई एक प्राइम मिनिस्टर को अपना पूरा टर्म पूरा करने नहीं दिया इन लोगों ने। इमरान खान का एक ही गलती है कि वो मजबूत लीडर बनकर के सामने आ रहा है, लिहाजा उसको क्रश करना नहीं। लल्लू टाइप का लीडर चाहिए जो हमारे इशारे पर नाचे, पब्लिक के सामने हम उसको सैल्यूट करें लेकिन बंद कमरे में वो हमारे सैल्यूट करे। शहबाज शरीफ था, नवाज शरीफ भी इसको पसंद नहीं था। नवाज शरीफ भी जवानी में जबरदस्त लीडर था, आप समझ जाइए, बहुत जान डरती थी, इसीलिए 3-3 मरतबा उसको जो है हटा दिया गया। 1990 में आया, फिर उसको टर्म पूरा नहीं करने दिया गया। 1997 में आया, फिर उसके टर्म पूरा नहीं करने दिया गया। 2013 में आया, फिर नहीं। तो वो भी मजबूत लीडर था, लेकिन वो भी नहीं चाहिए, बेनज़ीर भी नहीं चाहिए। इसको चाहिए कैसा, शहबाज शरीफ टाइप का, शाहिद खाकान अब्बासी टाइप का, जो इशारों पर नाचे, बिलावल टाइप का, आंखों में आंखें डाल के बात करे, ये नहीं। यानी बैठे तो वो इस्लामाबाद में, लेकिन GHQ से जो ऑर्डर ले। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बता देता हूं कि देखिए कि एक भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाया। तो इसी बहाने से जो है आप थोड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुताला कर लीजिए। ये देखिए सबसे 1947 में जो है वो पाकिस्तान इंडिया दोनों आज़ाद हुआ। तो इंडिया में अभी समझ जाइए कि 14-15 प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ जो 24 हो गए, 2 दर्जन के करीब हो गए। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो इनके बने हैं वो लियाकत अली खान साहब। तो ये समझ जाइए कि 1947 में बने थे और 1951 में इनको शहीद कर दिया गया। एक जलसे में खिताब कर रहे थे रावलपिंडी में, गोली मार दिया गया। इसमें भी जो है सियासी लोगों के यहाँ हाथ। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पहले गवर्नर थे। ये गवर्नर जो है 1947 से लेकर के 1956 तक जो है चलेगा। 56 में जाकर के इनका जो है आइन दस्तूर मुकम्मल हुआ है। तब से फिर जो है गवर्नर जनरल को हटा करके सदर का जो है रिप्लेस कर दिया गया। इंडिया में आप जानते हैं कि 1985 में जो है 1979 में समझ जाइए कि जो है वो आइन बन गया था, लेकिन उसको लागू किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। तब से यहाँ से सदारत चलने लगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहले जो है गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान जो है पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो 1904 साल समझ जाइए कि बने। ये भी मुकम्मल 5 साल नहीं मुकम्मल कर। तो ये पब्लिक से इलेक्टेड भी नहीं थे, ये समझ जाइए कि सेलेक्टेड। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर बने ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ये समझिए कि 1951 से लेकर के 1953 तक 2 साल में फारिग। इसके बाद जो है बने हैं मोहम्मद अली बोगरा। ये समझ जाइए कि 1953 से 1955, 2 साल में ये भी फारिग। फिर इसके बाद आए हैं चौधरी मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली बोगरा है, ये चौधरी मोहम्मद अली। ये समझ जाइए कि ये तो एक ही साल 1955 से 1956। इसके बाद जो है एक और आए हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये कब से है 1956 से 1957, ये भी एक साल। चौधरी मोहम्मद अली भी एक साल, 55 से 56, और ये जो है 56 से 57। इसके बाद आए हैं इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़।
चंद्रीगढ़ या चंडीगढ़ बोलते क्या बोलते। तो ये जो है 2-3 ही महीना रहा बस। 57 में आया, 57 में चला गया। फिर इसके बाद आया फिरोज खान, वो 57 से समझ जाइए कि 58 तक। तो कितने हो गया? लियाकत अली खान 1, ख्वाजा नाज़मुद्दीन 2, मोहम्मद अली बोगरा 3, चौधरी मोहम्मद अली 4, हुसैन शोरवर्दी 5, इब्राहिम 6 और फिरोज 7। तभी जाकर के जो है यार इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ही चल रहे थे 1947 से, 64 में जाकर के उनका इंतकाल होगा, तब कोई दूसरा आएगा। तो उनको जब पता चलता कि भाई ये अब खत्म हो गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, तो कहते थे भाई इतनी तेजी से तो मैं धोती भी नहीं बदलता हूँ, ताना मारते हुए बोले थे, जितना वहां तेजी से प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है। और ये जो फिरोज खान को 1958 में समझ जाइए कि अयूब खान जो है वो खत्म कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। ये पहला मार्शल लॉ लगा 1958 में। और इन लोगों को जब पहला जो है आइन जो आया था वो समझ जाइए कि 1956 में। तो समझिए कि 9 साल ये बिना जो है आइन ही के काम किए जा रहे थे, बना ही नहीं बना। देखे ना यहाँ पर मजलिस साज कैसे बनेगा, हर वक्त जो है वो इसको रिप्लेस कर रहा, वो इसको रिप्लेस कर रहा। तो इस लिहाज से आप समझ जाइए। अब अयूब खान के दौर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा करंट अफेयर जो है, इसी में हिस्ट्री भी समझाते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी बताते हैं, सब चीज़ बताते हैं। तो अयूब खान जो है मार्शल लॉ लगा दिया 1958 में, और वहां से जो है फिर 11 साल रहा 1969 तक। इसी में इसने जो है 1956 वाला जो आइन था उसको जो है ख़त्म कर दिया, और फिर 1962 में अपना आइन लेकर के आया, उसको लागू कर दिया। और उसके तहत फिर जो है 1964 में समझ जाइए कि वो इलेक्शन कराया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना जो है पार्टिसिपेट की थी। वो जो है सदारती मुकाबले के लिए आई थी। तो धांधली करके अयूब खान जो है जीत गया, उसको हरा दिया। अब फिर 1965 में जो है जंग हो गई इंडिया पाकिस्तान से। तो इंडिया में जो है 1964 में जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हो गया, तो उसके जगह पे जो है वो इंटरिम पीरियड के लिए जो है वो समझे गुलजारी लाल नंदा आया। तो उसकी तो कोई गिनती नहीं हो, 13 दिन के लिए आया वो केयर टेकर के तौर पर। लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे, तो वो 1966 से लेकर के 1964 से लेकर के 64 से 1966 तक 2 साल के रहे। और 1965 में जो है वो जंग हो गई इंडिया पाकिस्तान का, जो इंडिया ने लाहौर पर अटैक कर दिया। तो फिर समझिए कि 1966 के जनवरी में जो है ताशकंद, उज़्बेकिस्तान के जो है एक शहर है ताशकंद, वहाँ जो है अयूब खान और जो है लाल बहादुर शास्त्री गए थे, क्योंकि यूएसएसआर का हिस्सा था सेंट्रल पूरा एशिया। तो वहीं पर जो उनको शायद हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया, उनकी मौत हो गई 66 में। तो ये फिर जो है उसके बाद जो है 66 में इंदिरा गांधी बन गई। इंदिरा गांधी समझ जाइए कि 1966 में बनी है और 1977 तक रही, 11 साल। तो इधर अयूब खान भी जो है 11 साल, 1956 से 58 से लेकर 1969 तक, और ये 1966 से लेकर 1977 तक। और इसमें बीच में एक जो है और जवाहरलाल नेहरू एक जंग लड़ा चाइना से 1962 में, तो चाइना से जंग हार गया। लेकिन पाकिस्तान से 1965 में जंग हुई लाल बहादुर शास्त्री की क़यादत में, उधर अयूब खान था। तो इसमें ड्रॉ माना जाता है। तो ये है कैजुअलिटी ज़्यादा पाकिस्तान की हुई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस पर जो है ये भी है, लोगों को शक भी है कि जहर दिया गया या क्या। फिर जो है इंदिरा गांधी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है सब लोग अयूब खान से ऊब गए थे। इसका जो है फॉरेन सिक्योरिटी चहेता लाडला जो था वो जुल्फ़कार अली भुट्टो था। लेकिन जब बहुत सारे लोग जो है परेशान हो गए अयूब खान से, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने लगे, प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे, तो फिर जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो भी जो इसके खिलाफ बोलने लगा। और उसने अपनी एक पार्टी बना लिया, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से। तो वो भी साथ हो गया। बिल आखिर वो तंग आ गया कि नहीं होगा, तो 1959 में इलेक्शन नहीं कराया। 1969 में उसने क्या किया, एक दूसरे आर्मी चीफ याहिया खान को जो है वो दे दिया कि तुम संभालो। तो उसने आकर के फिर मार्शल लॉ लगा दिया। अभी सदारती निज़ाम चल रहा था, इलेक्शन जो हुआ था 1964 में, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। तो 1969 से लेकर के 1971 तक जो है वो रहा, 1971 तक।
अब वो उसको जाना था क्योंकि 71 की जंग वो हार गया। पाकिस्तान बांग्लादेश से जो, मतलब पाकिस्तान जो दो टुकड़े हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो उसके वजह से समझ जाइए कि 17 दिसंबर को जो है पाकिस्तानी फौज जो है हथियार डाली है। अब 20 दिसंबर को जो है वो इस्तीफा दे दिया यहया खां। तो इस लिहाज से जो है अब इंदिरा गांधी तो है समझिए कि चैंपियन हो गई इंडिया की। फिर उसके बाद उसको गुरूर आ गया इधर। तो मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों की बताते चल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिलता चला जाए। तो इसी में जो है जब जंग चल ही रही थी, तो ये जो यहया खान ने जो है समझ जाइए कि 7 दिसंबर को एक आदमी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया, बांग्लादेश का था वो, नूरुल अमीन। लेकिन वो 20 अगस्त को जो है दिसंबर को मामला ही ख़त्म हो गया, वो इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन गया। वो पूरा कहा कि तुम संभालो। तो 20 अगस्त से 1971 से जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया। तो पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम किया, और 71 से 73 तक जो है वो सदर के तौर पर भी काम किया। लेकिन सदर का जो है फिर जो है इलेक्शन वगैरह हुआ या क्या हुआ, और उसके बाद वो यहाँ से 73 से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो 73 से 78 तक वो 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहता। लेकिन 1977 ही में जो है उसने क्या कर दिया, इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन में इस कदर धांधली किया कि सारे लोग इलेक्शन के रिजल्ट से नाराज हो गए। जैसे 8 फरवरी को जो है अभी धांधली हुई थी, तो उसके वजह से जो है उसके खिलाफ मुहिम चलने लगी। सारे लोग जितने भी जो है मुस्लिम जमातें थी, सब लोग, जमात इस्लामी वगैरह सब। तो उसके बाद जो है 1977 ही में जो है जनरल ज़ियाउल हक को मौका मिल गया, और उसने मार्शल लॉ लगा दिया। फिर जो है एक कत्ल के जुर्म में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी की सज़ा दी। अब 1977 से समझ जाइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया, ये जनरल ज़ियाउल हक, तो 1988 तक रहा, 11 साल। अयूब खां भी 11 साल और ज़ियाउल हक भी 11 साल। वो तो इवर लास्टिंग रहता, वो तो उसका जो प्लेन क्रैश कर गया, इसकी वजह से जो है, नहीं तो वो रहता आराम से। इधर इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में आप देखेंगे कि 71 में जीत गई थी इंदिरा गांधी, तो उसको तो गुरूर जो है सर आंखों पे था एकदम, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कर रही थी। 1975 में वही जो है इमरजेंसी लगा दी। तो 2 साल तक इमरजेंसी रहा। इमरजेंसी के खिलाफ जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो इमरजेंसी ख़त्म हुई, फिर इलेक्शन हुआ, तो वो इलेक्शन हार गई। अब मोरारजी देसाई जो है वो जीत गया, देसाई। तो 1977 से 1979 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहा, वो भी संभाल नहीं पाया 1979 तक। तो ये समझिए कि जनता दल पार्टी बनाया था उसने। फिर 1979 से जो है रिज़ाइन किया, तो एक आया जो है चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह वो जो अभी उसका पोता है या कौन है, वो बीजेपी में चला गया है, एनडीए में। तो ये आया तो 1979 से लेकर के 1980 तक। इसके बाद फिर इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी कम बैक 1980 के इसमें। ये लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, पब्लिक दीवानी होगी। तो 1980 से लेकर के 1984 तक हो रही। और उसके बाद उसको एसेसिनेट कर दिया गया, उसका खुद बॉडीगार्ड ने जो है उसको गोली मार दिया। तो ये हुआ। तो उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, तो उसकी जो है एसेसिनेशन के सिंपैथी में राजीव गांधी जो है पूरे जो है इंडिया पे छा गया एकदम। और समझिए कि 400, अब की बार 400 पर 419 सीट ले आया। तो 1984 से जो है लेकर के 1989 तक जो है ये राजीव गांधी। अब राजीव गांधी के बाद जो है उसको भी जो है इलेक्शन के में जो है कंपेन कर रहा था, तो एक बूढ़ी औरत ने बम लगा करके एसेसिनेट कर दी तमिलनाडु में। तो उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो समझ जाइए कि वीपी सिंह आया, वीपी सिंह। तो वो समझिए कि 1989 से 1990 तक रहा, एक ही साल। इसके बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद आया, शेखर आज़ाद, वो भी एक ही साल रहा, 1990 से 1991 तक। उसके बाद जो है नरसिम्हा राव आया,
तो वो 5 साल टिका। 90 वो समझिए कि 1991 से 1996 तक। इसी में जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई 1992 नरसिम्हा राव के ये इसमें। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा था, तो पाकिस्तान में समझ जाइए कि जनरल जिया ने जो है, कितना डिक्टेटर रहेगा, तो उसने कहा कि चलो इलेक्शन कराते हैं। तो 1985 में जो है इलेक्शन कराया, जिसमें उसमें शर्त लगा दिया कि कोई पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, हर आदमी इंडिविजुअल हिस्सा लेगा। तो समझिए कि वो अपना ही जो है एक कैंडिडेट को जिताया, उसका नाम था मोहम्मद खान जुनेजो। जुनेजो उसको जिताया 1985 में। वो 1985 से लेकर के 1985 से समझ जाइए कि 1988 तक रहा। अब इसको भी हटा दिया गया, देखिए 5 साल कोई पूरा नहीं कर पा रहा। उसके बाद जो है समझिए कि 88 में जो है जनरल जिया के जो असैसिनेशन हो गए, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अमेरिका वगैरह से आई, 88 में वो बनी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, तो वो समझ जाइए कि वो जीती। तो ये फर्स्ट समझिए कि लेडीज थी जो किसी इस्लामी मुल्क में जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1988 में। खालदा जिया बनी है 1990 में बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की बात करेंगे तो समझिए कि 1975 ही में जो है इसको जो है शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था, उसका चैप्टर क्लोज है। तो ये बेनज़ीर भुट्टो जो है 2 ही साल रह पाए 1988 से लेकर के 1990 तक, इसको भी हटा दिया गया। अब इसके बाद जब बेनज़ीर को जब हटाया गया 1990 में, तो फिर कौन आया, नवाज शरीफ अपनी नई पार्टी लेकर के आया, और ये समझिए कि बैकिंग मिलिट्री की थी। नवाज शरीफ जो है काफ़ी दमदार लीडर था, इसको शेर बोलते हैं, शेर। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। तो 1990 से जो है 1993 तक ये रहा। बेनज़ीर के बाद नवाज शरीफ के बाद फिर बेनज़ीर आए। ये देखिए म्यूजिकल चेयर गेम 1993 से जो है 1996 तक हो रही। इसके बाद बेनज़ीर के बाद फिर नवाज शरीफ आए, वो जो है 1997 में समझ जाइए कि बना। 96 में जो है उठा पटक चलता रहा, 97 से फिर 99 तक आया। इस बार भी इसको पूरा करने नहीं दिया गया, और परवेज मुशर्रफ आकर के उलट दिया मामला, और फिर कारगिल जंग वगैरह हुई। तो समझ जाइए कि परवेज मुशर्रफ 1999 से लेकर के 2007 तक रहा, लेकिन इंतखाब वगैरह तो कराना था, तो उसने जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाया। तो 2002 में जो है उसने इलेक्शन करा करके प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो उसमें किसको बनाया, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को। ज़फ़र हुसैन जलाली था या ज़फ़र अली खान, ज़फ़र अली खान जमाली, ये समझिए कि 2002 से 2004 तक। फिर इसके बाद जो है चौधरी शुजाअत हुसैन, शुजा ऐसे कर शुजाअत हुसैन, ये समझिए कि मुश्किल से 2 महीना के लिए 2004 से जो है 2004 ही तक। इसके बाद जो है शौकत अजीज आए, वो समझिए कि 2004 से 2007 तक। ये 3 जो है परवेज मुशर्रफ के अंडर में, यानी उसी का कठपुतली था। मैन जो है हुकूमत किसकी थी, परवेज मुशर्रफ की। लेकिन 2007 में फिर नवाज शरीफ जो दमदार तरीके से एंट्री लिया, अब वकला की तहरीक वगैरह चली है उसके बाद, लेकिन उसमें नवाज शरीफ के जीतने के चांस ज़्यादा थे। लेकिन 2007 में समझ जाइए कि बेनज़ीर का जो है असैसिनेशन हो गया, तो उसकी हमदर्दी में समझिए कि आसिफ अली जरदारी की पार्टी जो पीपल्स पार्टी वो जीत गई। लेकिन जो है आसिफ अली जरदारी पे कुछ केसेस वगैरह थे, क्या मामला था, तो यूसुफ रजा गीलानी जो बना, रजा गीलानी, तो वो समझ जाइए कि ये लगा के जो है ये पार्टी तो 5 साल पूरा की, लेकिन यूसुफ रजा गीलानी जो है 2008 में बना है, और 2012 में जो है इसको भी नाअहल कर दिया गया, 4 ही साल में इसको उतार दिया गया। तो इसके जगह पे जो है इसी की पार्टी का जो है समझिए कि राजा अशरफ, परवेज अशरफ वो बना, और वो इसका बकिया मुद्दत पूरी किया, यानी 2012 से 2013 तक।
इसके बाद फिर नवाज शरीफ कम बैक किया। तो ये बताता हूँ थोड़ा सा, तो नवाज शरीफ हार मानने वाला में से नहीं है, चाहे वो लंदन प्लान करना पड़े या कुछ। तो नवाज शरीफ फिर थर्ड टाइम आया, और वो 2013 से जो है 2017 तक, ये भी जब 5 साल पूरा नहीं कर पाया, इसको भी हटा दिया। तो इसका जो है टर्म जो बाकी था, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि पनामा केस में इन्वॉल्व है, हटाओ इसको। तो फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी ने इसका बकिया टर्म पूरा किया 2017 से 2018, ये ख़त्म हुआ। इसके बाद 2018 में जब इलेक्शन हुआ है तो फिर जो है वो इमरान खान आया, जो पाकिस्तान की समझिए कि अभी जान है, उसको भी पूरा नहीं करने दिया गया। 2022 में समझ जाइए कि 2018 से 2022 में उसको जो है कमर बाजवा जो है वो धांधली करके उसको हटा दिया गया। यानी उसके जितने भी एमएनएस वगैरह थे वो उसको मार पीट करके कहते छोड़ो पार्टी, नहीं तो हम यही कर देंगे। तो उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम हो गए, तो फिर वो वहाँ से रिज़ाइन किया। उसके बाद समझिए कि 2022 से जो है फिर जो शहबाज शरीफ आया, नवाज शरीफ का भाई, तो वो 2 साल तक मुकम्मल किया। उसके बाद इस साल 2024 फरवरी में इलेक्शन हुआ, उसमें फिर इमरान खान जीत गया, लेकिन आर्मी जो है रातों रात धांधली वगैरह करके और फॉर्म 45 को जो है चेंज वगैरह करके फॉर्म 47 में जो है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जिता दिया। शहबाज शरीफ को यकीन ही नहीं हो रहा था मैं कैसे जीत गया। जमात इस्लामी के जो अभी अमीर हैं उनको कहा आप भी जीत गए इधर से, उसको कहा तुम इधर से जीत गए, ऐसे धांधली हुआ, यानी डकैती कह सकते हैं आप। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि जब पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान की पार्टी को जो वोट दिया है अक्सरियत, तो फिर उसकी हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन आर्मी ने कहा नहीं, सियासत का रास्ता यहाँ से गुजरता है, गर्चे हम सियासत नहीं करते। तो चलिए पाकिस्तान की तो बात हो गई, तो ये कुल जोड़ेंगे आप तो समझिए कि 23-24 के करीब होते हैं। इंडिया के हम छोड़ दिए तो उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो समझिए कि नरसिम्हा राव तक जो है 1996 तक आ गए थे हम लोग। 96 में फिर क्या हुआ कि नरसिम्हा राव जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी आया, बिहारी वाजपेयी, ये समझिए कि 16 दिन के लिए आया, 1996 में ही जो है इसकी हुकूमत गिर गई। उसके बाद जो है HD देवगौड़ा आया, ये कर्नाटक वाला जो है जिसका पोता जो है वो कांड में फंसा था, देवगौड़ा। तो ये समझ जाइए कि 96 से 97 तक रहा, 96 से 97 तक। फिर इसके बाद जो है इंद्र कुमार गुजराल आया, इंद्र कुमार गुजराल, ये समझिए कि ये भी 1 साल के लिए, 1997 से 1998 तक। इसके बाद जो है समझ जाइए कि फिर अटल बिहारी वाजपेयी कम बैक किए, उसमें भी 13 ही दिन के लिए रहा, लेकिन फिर जो है इलेक्शन हुआ तो फिर वो जीत गया। तो फिर जो है अटल बिहारी जो है अटल साहब वो 1998 से जो है 2004 तक रहे, इधर परवेज मुशर्रफ, इधर अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो है लाहौर और दिल्ली बस वगैरह जो चलना शुरू हुआ था, ये सारे चीज़। इसके बाद जो है इंडिया में फिर जो 2004 में इलेक्शन हुआ तो सोनिया गांधी जीत गई थी, लेकिन बीजेपी वाले बहुत चिल्लाए कि ये जो इटली की है ये प्राइम मिनिस्टर बनेगी, हम लोग बाल उल छिला लेंगे। तो फिर उसने कहा तुम लोग बाल मत छिलाओ, मैं कुर्बानी दे देती हूँ। तो मनमोहन सिंह को बना दी प्राइम मिनिस्टर। तो वो 2 टर्म जीत गया। तो 2004 से समझ जाइए 2014 तक जो है वो पूरे इंडिया के इकोनॉमी को मजबूत कर दिया। और 2014 में फिर जो है नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी, दामोरदास में 2014 से लेकर के 2019 तक, 2019 से 2024 तक, 2024 से 29 तक वो जा रहे हैं। कब गवर्नमेंट गिर जाए गॉड नोज में। तो ये समझ जाइए कि ये, तो आप देखेंगे कि इंडिया में कई प्राइम मिनिस्टर हैं कि 2-2 टर्म पूरा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जैसा जो है कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर, यानी फिजिकल लिहाज से आप कहेंगे, अब वो 2 टर्म पूरा कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू समझिए कि 16 साल, और ये समझिए नरेंद्र मोदी जो है ये 3रा टर्म पूरा कर। आप पाकिस्तान में आप देख लीजिए, यानी वहाँ की आर्मी कसम खाई है कि कोई मजबूत लीडर जो है पाकिस्तान में पैदा होने ही नहीं देना।
जुल्फ़ाकार अली भुट्टो को जो है असैसिनेट कर दिया, मौलाना मौदूदी जैसे को जो है हवा नहीं लगने दिया, ऐसे ऐसे डॉक्टर इसरार साहब को यही कर दिया। और ये देखिए इमरान खान जो है आया है मजबूत लीडर। मजबूत लीडर इस लिहाज से है कि पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है कि एक ऐसा मकबूल लीडर हो जो हर सूबे में मकबूल हो, ताकि वो पाकिस्तान को यूनाइट कर सके। वरना जो है सूबाइयत का जो है फितना ऐसा बढ़ेगा कि हर पार्टी के लोग जो है अपने अपने सूबे में स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो इलाहदगी की बात करने लगे। तो वो समझिए कि इमरान खान जो है एक कदर गनीमत है, वो मैग्नेट है, पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है और इतना मजबूत लीडर है कि फिर दूसरे ममालिक वाले भी उसका रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ तो जो है पुतिन के सामने बैठता है तो उसके टांगे कांपने लगती है, जैसे जो है बेहतरीन बैट्समैन के सामने कैसे जो है ये बॉलर का जो है लाइन बिगड़ जाता है, वैसे शहबाज शरीफ को देखिए कभी पुतिन के सामने बैठा हो तो कैसे उसका जो है पाँव हिलता रहता है। और इमरान खान को देखिए वो जो है यूनाइटेड नेशन में भी स्पीच करता है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, वेस्ट में जाके वेस्ट को जो है लेक्चर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल बराबरी के साथ बैठता है। लेकिन वो मजबूत लीडर चाहिए नहीं वहाँ के आर्मी को कि जो जो जी हुजूरी कर सके, तो इस वजह से सारा मामला, वरना उसको मामला नहीं है। अभी इमरान खान थोड़ा सा कमजोरी दिखाए, लचक दिखाए, बिक जाए, झुक जाए, कहेगा बस आप शहबाज शरीफ आप आ जाइए, कोई मसला नहीं। तो ये समझ जाइए कि लड़ाई है कि वोट को इज्जत दो या बूट को इज्जत दो। तो अब ये देखिए इमरान खान कहता है वोट की इज्जत दो, क्योंकि एक ताकत का चश्मा जो है वो बूट नहीं है, वोट है। फौज नहीं आवाम है, आवाम के पैसे पर जो है फौज अय्याशी करती है। हाँ, सैलरी सारी आवाम टैक्स अदा करके देते हैं, उसको सारे हथियार वेपन जो आवाम देते हैं। तो आवाम की ताकत से जो है आवाम ही पे जो है ताकत को बरसाए, ये कहीं के जस्टिस नहीं। फौज के पास अपना क्या है, एक वर्दी तक खरीदने की सलाहियत नहीं है। तो ये बात जो है वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक रहते हैं उनको पहले समझ में आ जाती है। आप देख लीजिए बरतानिया में फौजी हुकूमत नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कहीं नहीं, कनाडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। लेकिन जहाँ जो गरीब ममालिक रहते हैं, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पर फौजी लगता है यही माँ बाप है, इसी की वजह से हम जिंदा हैं। जबकि जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ जो है मालूम रहता है कि ये हमारे बदौलत नहीं है, हम इनके बदौलत नहीं, हमारे बदौलत ही हैं। अगर आवाम हाथ खींच ले एक दिन नहीं रह पाएंगे, सारी अय्याशी खत्म हो जाएगी। तो इल्म बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।